हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। देखिए, हम पढ़ रहे मौर्य साम्राज्य। इससे पहले हमने जो है अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है, बिंदुसार के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ा था। लेकिन उस पार्ट के अंदर एक जो बात वो मिस हो गई थी, वो भाब्रू शिलालेख की बात, कि अशोक ने भाब्रू शिलालेख में त्रिरत्न में आस्था प्रकट की। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। वो मैं इसमें आपको कवर करवा दूंगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं एक बार। देखो, अशोक का जो दम है वो क्या है। अशोक का दम, तो देखो, अशोक ने जो है प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो आचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, वही अशोक का दम है। ठीक है, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए एक आचारों यानी कि नियमों की एक संहिता प्रस्तुत की थी। किसने? अशोक ने। वही अशोक का दम है। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने राजनीतिक जीवन में हिंसा के त्याग का सिद्धांत सामने रखा, हिंसा को त्यागा था। ठीक है, अशोक की जो धम्म नीति थी वो जियो और जीने दो के आदर्श से प्रेरित थी। ठीक है, अशोक के धर्म जो प्रचारक हैं वो कौन कौन हुए हैं, देखो। ठीक है, अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। देखो, एक थे धर्म रक्षित। धर्म रक्षित इनको भेजा था अपरांतक क्षेत्र में। एक थे महाधर्म रक्षित, इनको भेजा था महाराष्ट्र में। एक थे मज्जिम, इनको भेजा हिमालय देश। एक थे महारक्षित, इनको भेजा यवन देश। कंफ्यूज यह मत होना महाधर्म रक्षित और महारक्षित में, क्योंकि महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा था? महाराष्ट्र में, और महारक्षित को यवन देश में। अब हम देखते हैं, देखो आगे। अशोक जो थे, इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री थी संगमित्रा। इन दोनों को अशोक ने बोला, तुम एक काम करो, श्रीलंका जाओ धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, श्रीलंका भेज दिया इन दोनों को। जो कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी है, इसके अनुसार अशोक ने नगरों की स्थापना की थी, श्रीनगर और देवपाटन नामक नगर। ठीक है, किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार श्रीनगर और देवपाटन नगरों की स्थापना की। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के जो अधिकांश अभिलेखों के बारे में, शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इनके बारे में। ठीक है, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख थे, ज़्यादातर अभिलेख थे, ठीक है, वो अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। और भाषा कौन सी थी? प्राकृत, यानी कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। इसमें अशोक के अधिकांश अभिलेख थे, ज़्यादातर अभिलेख। 3 लिपियाँ थी इसके अभिलेखों की, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक। जो खरोष्ठी लिपि थी उसके अभिलेख देखो, मनसेरा और शाहबाज गढ़ी, जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान से मिले हैं ये अभिलेख। मनसेरा और शाहबाज गढ़ी ये खरोष्ठी लिपि में है। और ग्रीक और अरामाइक लिपि में इसमें शार एक कूजा अभिलेख और लमगान अभिलेख, ये ग्रीक और अरामाइक लिपि के हैं इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं उनके बारे में। ठीक है, देखो, अशोक के शिलालेख जो है ना, वो कितने हैं? देखो, वृहद शिलालेख 14 है, और जो 8 स्थानों पर मिले हैं, वृहद यानी कि मैं बड़े वालों की बात कर रहा हूँ, वृहद शिलालेख। आगे हम लघु शिलालेख के बारे में भी देखेंगे, पहले वृहद की बात करते हैं। तो ये 8 स्थानों पर मिले हैं, जिनमें है शाहबाज गढ़ी और मनसेरा, ये पाकिस्तान के अंदर है, खरोष्ठी लिपि में है। एक स्थान है वो है कालसी, ये उत्तराखंड के अंदर है। एक है गिरनार, गुजरात में। एक है दोली व जोगड़, ये उड़ीसा में है। एक है एरागुड्डी, ये आंध्र प्रदेश में है। और एक है सोपारा, ये महाराष्ट्र में। ये 8 स्थान हैं जहाँ से वृहद शिलालेख मिले हैं, 14। ये धौली व जोगड़ जो उड़ीसा से मिला है वृहद शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा था, सारी प्रजा मेरी संतान है। ठीक है, अशोक ने क्या बोला? जितनी भी प्रजा है, सारी प्रजा मेरी संतान है। धौली व जोगड़ उड़ीसा वाले वृहद शिलालेख में बोला था। देखिए, हम बात करते हैं अब इनके द्वारा जो 14 वृहद शिलालेख है इनके बारे में। इनका जो पहला शिलालेख है उसमें पशु हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई है। दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण से संबंधित कार्य, जैसे चिकित्सा है, ऐसे बहुत से और भी कार्य हैं, उनके बारे में बात की गई है।
तीसरे बृहद शिलालेख में धर्म की शिक्षा देने के लिए, ठीक है, उन्होंने जो अशोक ने धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक ये जो अधिकारी थे, ठीक है, इनकी नियुक्ति के बारे में जो है इनके बारे में बात करें तो इनकी नियुक्ति किस लिए की जाती थी? इनकी नियुक्ति जो है ये 5 वर्षों में जो है क्या करते थे? धर्म की शिक्षा के लिए जाते थे हर 5 वर्षों के अंदर। ये बात बता रखी है तीसरे वाले शिलालेख में। फिर हम बात करते हैं चौथे वाले बृहद शिलालेख में, तो इसमें है धम्म नीति, धम्म की नीति, ठीक है, जैसे कि उन्होंने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी, इसके बारे में जानकारी मिलती है चौथे बृहद शिलालेख में। 5वें में मिलती है कि राज्यारोहण के 13वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की, ठीक है, ये अधिकारी थे धम्म महामात्र नामक अधिकारी, इनकी नियुक्ति की किसने? अशोक ने। ये 5वें बृहद शिलालेख में पता चलता है। फिर हम सीधा पढ़ते हैं 7वां, तो इसमें धम्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। 7वें बृहद शिलालेख में धम्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है और धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात की गई है। धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता 7वें बृहद शिलालेख में की गई। 8वें बृहद शिलालेख में आखेट का इन्होंने त्याग करने की बात की है और धम्म यात्रा की बात की है, ठीक है। इसमें आखेट का इन्होंने त्याग किया था और धम्म की यात्रा की, ये किस में पता चलता है? 8वें बृहद शिलालेख में। 9वें बृहद शिलालेख में पता चलता है कि खर्चीले समारोह पर रोक, ठीक है, खर्चीले जो समारोह होते हैं उन पर रोक, ये 90 में। फिर 11वें की बात करें, 11वें में देखो ये इसके बारे में पता चलता है कि धम्म नीति की जो व्याख्या है उसके बारे में। देखो चौथे में तो धम्म की नीति के बारे में और 11वें में धम्म नीति की व्याख्या के बारे में। 12वें बृहद शिलालेख में विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल व सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। विभिन्न संप्रदायों के मध्य सहिष्णुता पर बल और सर्वधर्म संभाव की बात की गई है। वहीं 13वें में बात करें हम तो इसमें कलिग युद्ध, हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म अपनाने की सूचना मिलती है अशोक के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, ये थे बृहद शिलालेख। अब देखो बृहद पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ेंगे लघु शिलालेख, ठीक है, छोटे वाले लघु शिलालेख। ये कहाँ से मिले? देखो ये मिले हैं मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्यगोलम, ठीक है। ये जितने भी लघु शिलालेख है ना, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्यगोलम, इसमें अशोक को व्यक्तिगत नाम से पुकारा गया है। जो कि उसका व्यक्तिगत नाम क्या है? अशोक। अशोक को अशोक के नाम से पुकारा गया है, व्यक्तिगत नाम से। जो मास्की वाला शिलालेख है ये कहाँ का था? ये कर्नाटक। लघु शिलालेख ये है कर्नाटक में मास्की। उद्यगोलम कहाँ है? ये भी कर्नाटक में। गुर्जरा कहाँ है? तो MP के अंदर है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो मास्की जो इसका लघु शिलालेख था उसमें जो है मास्की वाले में अशोक जो है उसके नाम मिलता है देवनाम प्रिय, ठीक है। अशोक का क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रिय। और अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, ये किस में जानकारी मिलती है? मास्की के लघु शिलालेख में। अब हम देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख। देखिए मैं स्तंभ लेख की बात करूं तो स्तंभ लेखों की संख्या है 7 स्तंभ, ठीक है। स्तंभ लेख ये कौन कौन से हैं? एक है दिल्ली टोपरा, एक है दिल्ली मेरठ, एक है लोरिया अरेराज, एक है लोरिया नंदनगढ़, एक है रामपुरवा, एक प्रयाग। जो दिल्ली टोपरा वाला था ये जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है हरियाणा से दिल्ली ले गए थे। दिल्ली मेरठ वाला है ये फिरोज शाह तुगलक जो है वो मेरठ से दिल्ली लेके गए थे। ये लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये जो तीनों है ना अशोक के स्तंभ लेख, ये बिहार के चंपारण में है। और प्रयाग वाले माफ कीजिएगा, प्रयाग वाले जो स्तंभ लेख है इसमें आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है कि प्रयाग वाले जो स्तंभ लेख है इसमें जो है इसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं इसको। रानी का अभिलेख किसका? रानी का। किस वाले को? प्रयाग वाले स्तंभ लेख को। इसी में अशोक जो है महामात्रों को आदेश देता है कि वे संघ में हो रहे भेद को रोके, ठीक है। ये प्रयाग वाले स्तंभ लेख से पता चलता है। देखो ये बात अपनी जो है वो पिछले वाले पार्ट में रह गई थी। ये भाबरू जो शिलालेख है इसमें अशोक के त्रिरत्न में आस्था प्रकट होती है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हुए ना, त्रिरत्न, बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ। तो अशोक की इसमें जो है आस्था के बारे में बता रखा है जानकारी है भाबरू शिलालेख में।
अब हम देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख देख लिए। अब हम देखते हैं लघु स्तंभ लेख, अशोक के लघु स्तंभ लेख। तो ये मिले हैं सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई। सांची ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर सारनाथ की बात करें उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कौशाम्बी, रुमिनदेई, यहाँ से क्या है? लघु स्तंभ लेख की जानकारी मिलती है। जो रुमिनदेई वाला जो था ना लघु स्तंभ लेख, ये रुमिनदेई ये कहाँ है? रुमिनदेई स्थल नेपाल के अंदर है। इस रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख में जो है वो करारोपण पर प्रकाश की जानकारी मिलती है। अशोक के काल में जो करारोपण था उस पर प्रकाश की जानकारी मिलती है। और क्या पता चलता है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बुद्ध ने पवित्र स्थानों की यात्रा की थी उन्होंने, ठीक है, वो इसमें जानकारी मिलती है रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं ये आपके लिए। देखो, जो कार्लाइल थे, कार्लाइल, इन्होंने 1872 में बेराट के लघु शिलालेखों का पता लगाया, ठीक है। एग्जाम में पूछा कि बेराट के लघु शिलालेखों का पता किसने लगाया? तो वो लगाया था कार्लाइल ने 1872 में बेराट वाले लघु शिलालेखों का। रुमिनदेई स्तंभ लेख की खोज किसने की? फिहरर, फिहरर, ठीक है, फिहरर ने की। एक मौर्यों के अधीन उनके समय एक बंदरगाह था जो कि था बड़ौच। कौन सा था? बड़ौच। मौर्यों के काल में जो था तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, एजुकेशन का, ठीक है, सेंटर तक्षशिला। जो पाटलिपुत्र मौर्यों की राजधानी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम बात करें तो, ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के संगम पर था। और पाटलिपुत्र के लिए लैटिन एक नाम भी मिलता है, पालीब्रोथा। नाम याद रखना, पालीब्रोथा। जो अंतिम मौर्य शासक हुए थे बृहदत्त, उनकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये था मौर्य साम्राज्य का दूसरा पार्ट, और इसके 2 पार्ट में मैं और लाऊंगा आपके लिए वीडियो, और फिर जो है वो पूरा चैप्टर अपना जो है पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो है कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।